नमस्कार। नवभारत नेशनल पार्टी की तरफ से आज रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं मेरा भारत देशवासियों को। गणतंत्र दिवस के मुबारक। आज को 68 इयर्स हो गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंटेशन के लाके। 68 इयर्स से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू में है इंडिया में परिपालन करने के लिए। जब से हमारे को इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, जब यूनाइटेड किंगडम उनकी पार्लियामेंट में अमेंडमेंट एक्ट पास की 9 and 10 6 जियो एक्ट 30 के तहत पार्टीशन एक्ट करके यूके का एक्ट को इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएट करके इंडिपेंडेंट डोमाइंस बना के रिपब्लिकन कंट्रीज के वैसा हमारे को प्रकटित किए तो हम आज़ादी मना लिए। मैं ये छोटा सा इसलिए आपको विवरण दे रहा हूँ कि हमारे नेता लोग ये सभी चीज़ समझाते ही नहीं, क्योंकि जब यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश के जब राज्य में था तो हमारे को अनकंडीशनली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देना था उन लोगों ने। परंतु इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए उनकी पार्लियामेंट में जैसा कि उनका भूभाग है उसमें से एक पार्टीशन करके हमारे को दे रहे, वैसा एक अमेंडमेंट करके हमारे को हमारा ही ज़मीन हमारे को दिए तो हम आज का तारीख में परिपालन करने का सिचुएशन में है। ये चीज़ मैं समझा, मेरे देशवासियों को बताना जरूरी समझा मैंने। इट इज़ फेल्ट बाय नवभारत नेशनल पार्टी दैट today's date we are celebrating 68th Republic Day celebrations, which is on the cause of we have drafted our Indian Constitution and brought into implementation on 26th January 1950 in respect of the Independence Act which was passed in the Parliament of United Kingdom wide 9 and 10 6 Geo chapter 30 of the partition amendment of United Kingdom in the Parliament, we got the independence. Maybe most of the people might be knowing or not knowing, but we felt it necessary to tell the people that United Kingdom, that means British Raj, has not declared directly as independent India. They made a partition of their sovereignty land and given it as a republican, and we are now ruling it ourselves as India, for which उसके वास्ते हमारे नेता लोग ने उस दिन क्या करे, 1947 से जब से हमारे को आज़ादी मिला है 1948 में चर्चा हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नियमित किया गया। उसके बाद 1949 में सभी लोग मेंबर्स बन के मिलके सभी लोग ने ड्राफ्ट कमेटी बनाई। उसके बाद 1949 दिसंबर तक कंप्लीट हो गई कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 लैंग्वेज में बनाए थे, हिंदी में और इंग्लिश में, हैंड राइटिंग में। इट वॉज रिटन ड्राफ्टेड लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटेड बाय अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1947 इन 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश। देन उसके बाद 26 जनवरी माने आज के तारीख में सन 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को लागू में ला गया था। तो इसके लिए पीछे एक छोटा सा यही डेट को चुनने का कारण ये भी था कि ब्रिटिश राज जब चल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक एक्ट बनाई थी ब्रिटिश ने, बना के बोले कि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये इसके तहत डोमिनियन हमारा रहेगा
डोमिनियन हमारा रहेगा बोल के उन्होंने बनाए। किस लिए बनाए? हमारे जो संगठन बढ़ गया था, आज़ादी के लिए काफ़ी कुछ हो रहा था हिंदुस्तान में। उससे पहले ही 26 जनवरी सन 1930 में, ऑन 26 जनवरी 1930 हमने इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर की थी। उसका नाम था पूर्ण स्वराज। हमने पूर्ण स्वराज करके डिक्लेयर करे तो उसके बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 निकला था, परंतु उससे भी हमारे को इंडिपेंडेंस नहीं मिला। उसके बाद 1947 में फाइनली मिला। आज के तारीख में 26 जनवरी को 1950 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब तक हमारे को लागू है। आज के तारीख में यह जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से बनाया गया, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना हद तक एक कॉमन मैन का काम में आया, कितना हद तक कि हमारे नेता लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उपयोग और दुरुपयोग करे। Today's date, it is essential and necessary for us to tell you that whether Indian Constitution was really being implemented and used by politicians or being abused by politicians, and what are the necessary things, essential things which are required immediately, failing which there will be collapse in the system, there will be a revolt in India, there will be aggression in India, there will be unrest in the public mind। यानी आज का तारीख में हमारे जो भी कानून है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को चला रहे सो नेता लोग, जो भी गवर्नमेंट हो, इनके अगेंस्ट में ये लोग कर रहे सो जो भी चर्या अगर पब्लिक का उपयोग में आ रहा या दुरुपयोग में जा रहा, ये चीज जानना जरूरी है। ये चीज के लिए हम प्रतिपादन जो कर रहे, ये काम करना बहुत जरूरी हो जाएगा, वरना पब्लिक में शायद कल का तारीख में ऐसा रिवोल्ट आएगी, पूरा बदलावट आएगी। कई देशों में हमने देखा है नेताओं को, गवर्नमेंटों को उखाड़ फेंक कर पब्लिक नया सिस्टम बना लिया गया। हमारा चिंता ये है कि हम 200 साल और उससे पहले 500 साल बस किसी और के नीचे जीते जीते हम जो पाए गए, सो ये इंडिपेंडेंस को 1947 से, ये 67 ईयर्स 68 ईयर्स से भी, और ये जो 68 ईयर्स का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के भी, हमारा जो भी इंसान, कॉमन मैन, मिडिल क्लास मैन, लोअर मिडिल क्लास पर्सन और हायर मिडिल क्लास पर्सन और हुएवर इट इज, आज का तारीख में तो शायद वो अमीर ले लो या गरीब ले लो या भिखारी ले लो या फकीर ले लो, किसी को भी आज का तारीख में ये चीज की समझ नहीं आ रही, आज क्या होगी, कल क्या होगी, परसों क्या होगी। क्योंकि एक एक गवर्नमेंट जब चढ़ता है उसका मनमानी करता है, एक एक गवर्नमेंट जब आता है तो उसका जैसा समझ में आया वैसा करता है। हम अगर देखा गया तो 100% वोट है। इफ देर आर 100 वोट्स इन ए पर्टिकुलर असेंबली एंड one party got 18% voting out of total polled of around 60%, he will impose his own thoughts on 100% voters, which is not correct। हम बोलने का मतलब यह है, अगर 100 लोग को ले लीजिए, 100 में 16 वोट किसी को गिरा है, किसी और पार्टी को 14, 12, 13 करके पूरा बंटवारा हुआ है, परंतु 16 जो जीता
लाके जिसको वोट मिला है, वो 16 का जो जीता सो आदमी, उनकी पार्टी अगर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही, तो वो जो 16% जीत के उनका निर्णय बाकी के बच गए सो 84% लोगों पे रगड़ना सही बात नहीं है। मैं इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज का तारीख में बीजेपी ने निर्णय लिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, कंट्री को बर्बाद कर दिया, सत्यानाश करके फेंक दिया, यह सोचते हुए पार्लियामेंट में उनको सीट ज्यादा है। एक बार उनकी परसेंटेज देख लीजिए, जीते हैं वो लोग भी, हम नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे वो लोग नहीं जीते करके, जीते हैं। परंतु जो 100 करोड़ वोटर्स है, 100 करोड़ वोटर्स थोड़ी उनको जिताए, ज्यादा से ज्यादा उनको जिताए सो लोग 20% होंगे पूरा मिला है, तो बाकी के 80% लोगों के ऊपर तो आपका ही उद्देश्य, आपका ही निर्णय लागू कर दिया आपने। हमारी पहली मांग है, जब भी कोई कदम उठाए, आज बीजेपी हो या कल कोई दूसरा हो या तीसरा हो, जो भी व्यक्ति, जो भी पार्टी पोजीशन में आता है या कोलिशन में, इंडिया इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन बेसिस। दैट इज व्हाई समटाइम्स एनडीए विल रूल, समटाइम्स यूपीए विल रूल, maybe tomorrow's day some other third front may come and rule. So whenever, whoever sitting in the realm of affairs, यानी कि केंद्र सरकार में जो भी बैठता है, केंद्र में जो भी बैठते हैं, जब प्रजातंत्र में रहते हैं, गणतंत्र में रहते हैं, जब प्रजा हित में भारी जो प्रजा, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विथ 135 करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, ये पब्लिक के लिए अगर कोई निर्णय ले रहा, तो एक 20% वोट से या 22%, 25% वोट से 100 जनों के सर पे रगड़ देता हूं। मैं जैसा बोले आप वैसा सुनना करके क्या समझाना गलत बात है। इसके लिए नवभारत नेशनल पार्टी, पहला चीज हमने ये सोचा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाए गए थे उनको मेरी प्रणाम नमस्कार, परंतु हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, शायद उन दिनों में ये सोच में उनको नहीं आया होगा कि ऐसे कानून को हाथ में लेके लोगों को भी परेशान करने वाले फ्यूचर में आएंगे बोल के वो सोच शायद नहीं आया होगा। उसीलिए एक आइटम उसके अंदर से मिस हो गया, वो चीज है रेफरेंडम। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है, नवभारत नेशनल पार्टी ये कहती है, अगर कोई भी मुद्दा बड़ी हो, समस्या बड़ी हो, गंभीरता हो, जैसे कि परसों ले लीजिए मोदी साहब ने पैसा एकदम 86% जो सर्कुलेशन में उसको रोक के लोगों को परेशान करके, पूरे इंडस्ट्री को बर्बाद करके, टूरिज्म को बर्बाद करके, हमने तो कह दिया कैसा बर्बादी होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, और जीडीपी ऑलरेडी गिर गया करके स्टैटिस्टिक्स भी आ गया। जैसा वन साइडेड डिसीजन लेके उन्होंने हमारे सर के ऊपर कुचल दे के, हमारा ही पैसा हमारे को लेने के लिए चोरों के वैसा लाइन में खड़ा करके, हमारा पत्र बता के, उसके बाद इतना ही पैसा लो बोल के जो निर्णय उन्होंने एक के ऊपर एक लेते जा रहे, इसके लिए, ऐसे कदम उठाने के लिए उनकी 16% या 18% या 20% से कम नहीं चलेगा। सारा हिंदुस्तान की ओपिनियन लेकर ही करना पड़ेगा ऐसे चीजों में। उसके लिए प्लेबिसाइट लाना जरूरी है, माने एक रेफरेंडम लगाना, 100% वोटर्स से पूछना, मैं ऐसा एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूं, एक कदम के लिए आपको मदद मिले तो ही उठाना चाहिए, नहीं तो नहीं उठाना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारने का दिन आज ही से शुरू करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए सो जब जिन्होंने भी बना के, उनके सारे दिमाग लगा के, उनका सब कुछ लगा के जो बनाए, परंतु आज का तारीख में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मोर देन 120 टाइम्स, 125 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुका है,
जैसा जैसा जरूरत पड़ा। हम कितने बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करेंगे? तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंडमेंट करना है तो प्रजाहित में कीजिए, एक ही बार सोच के कीजिए। प्रजाहित में क्या चाहिए वो सोचिए कम से कम। विजनलेस गवर्नमेंट्स आर लीडिंग अस टुवर्ड्स डिजास्टरस सिचुएशंस। मेरा ये मांग है, पहला चीज ये है हमारे पब्लिक के लिए, हम नवभारत नेशनल पार्टी की तरफ से हम लड़ेंगे। वी विल इंक्लूड वन फंडामेंटल राइट टू हेल्थ। हमारे को जिंदगी में हिंदुस्तान में भरोसा नहीं रह गया। हमारा जिंदगी में हमारे को कभी भी अगर समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, whenever we are suffering with health problems, we are not safe. We are not safe in India. That is what I am feeling today's date. That is what is the public feeling. Wherever you are going, you are unsafe. You have been exploited. You have to pay a lot of money, including Mr. Modi has given in his speech. मोदी जी ने उनके स्पीच में खुद बताया 8 तारीख के रात में, आप उसको एक बार फिर से यूट्यूब में ला के देखिए, गवर्नमेंट अस्पताल में जाके पैसे भर के आप चिकित्सा कर ले सकते हैं। इसका मतलब है कम से कम उन्होंने गवर्नमेंट अस्पताल में भी मेडिसिन दे नहीं सकते। ये तो प्रूव हो गया, साबित हो गया। इसीलिए ये जरूरी है आज का तारीख में अगर इतना कठिन निर्णय करके पैसा जब वसूल करते हैं पब्लिक का, ये गवर्नमेंट चलता या नेवी चलता या आर्मी चलता, आर्टिलरी चलता, एयरफोर्स चलता, ये वीआईपी फिरते, हमारा पैसा से फिरते, हमारा खून पसीना बहा के जीडीपी बनाए तो ही वो टैक्स निकाल के वो टैक्स में से ये लोग फिरते। ये बाहर का आदमी को खाना नहीं है तो भी, पीना नहीं है तो भी, वो फ्लड्स आके फ्लड में गिरे तो भी, दूध नहीं है तो भी, दवाई नहीं है तो भी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो भी, ये जो आदमी ऊपर बैठता, इधर ब्यूरोक्रेट बैठता या पॉलिटिशियन बैठता या क्वाजी जुडिशियल बैठता, अगर जुडिशरी भी बैठता तो पब्लिक का पैसा से बैठता, आराम से बैठता, सिक्योरिटी घर में बैठता, सिक्योरिटी के साथ बैठता, एक पुलिसमैन को बाहर खड़ा कर लेता। ये सारा चीज हमारा पैसों से ये सब लोग खुशी मना रहे, मौज उड़ा रहे। हम ये चाह रहे आज का तारीख में जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी कहां पे है? समझाइए, वेयर इज राइट टू इक्वालिटी? हाउ आर यू डिफाइनिंग राइट टू इक्वालिटी? हम किसके पास जाए ये चीज को लेके लड़ने के लिए, पूछने के लिए? ये राइट टू इक्वालिटी इतना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा मुद्दा है आज का तारीख में। किसको मिल रहा है इक्वालिटी? कहां मिल रहा है इक्वालिटी? कौन सा ऐसा फील्ड एक बता दीजिए जिसमें इक्वालिटी है? ऑफ कोर्स हम रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। रिजर्वेशन सिस्टम इसीलिए लाया गया था कि हिंदुस्तान में चंद सेक्शन के लोग पीछे रह गए थे, चंद सेक्शन के लोग सामने रह गए, उनके लिए रिजर्वेशन रखे। ठीक है, ये बराबर चीज है, उनको लागू नहीं होता। अगर जहां भी लागू होता है जो राइट टू इक्वालिटी जो सिस्टम लगा है, एक छोटा सा सवाल है आज का तारीख में, अगर राइट टू इक्वालिटी लगा है तो इनइक्वालिटीज, डिस्पैरिटीज बिटवीन द कम्युनिटीज, बिटवीन द सेक्शंस, बिटवीन द castes, between the business classes, in so many sectors, why fight is still continuing? आज का तारीख में मोदी जी को भी ये सवाल कर सकते हैं, जो राइट टू इक्वालिटी का जो भी है, हमारा जुडिशियल सिस्टम भी राइट टू इक्वालिटी को रखने का जिम्मेदारी उनके पास ही रहता। राइट टू इक्वालिटी जो भी है, हम बोलने का ये मतलब है, जब जीने की हक रहती इमरजेंसी के टाइम में भी, इमरजेंसी के टाइम में पूरे फंडामेंटल राइट्स ड्रॉप हो जाते, जीने की हक ही रहती। Whenever there is a proclamation of general emergency, there will be drop of all fundamental rights except right to life. हम ये मांगते हैं आज का तारीख में, राइट टू इक्वालिटी में लिए तो राइट टू इक्वालिटी के नीचे एक स्केल बनाइए आप, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कैस्ट, क्रीड, रिलीजन, रिजर्वेशन, आप एक मार्क, बेंचमार्क बनाइए। इतना तक इनकम है सो आदमी रिच कैटेगरी में आता, उससे जो भी कम में आता, पोर कैटेगरी में आता,
उनको इक्वालिटी करके, मैं ये कह रहा हूं, उनको इक्वालिटी करके उनको हमारे प्रियम्बल में से सोशलिस्ट बोल के जो शब्द हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में सेक्युलर एंड सोशलिस्ट जो लगाए, सोवरिन एंड सोशलिस्ट लगाए हमने, ये सोशलिस्ट का मीनिंग लाते हुए जिन्होंने भी एक स्केल के नीचे रहते हैं उनको शेयर होल्डर्स बनाइए ऑल पीएसयूज में, पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनीज में, माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग्स में, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, यानी कि पूरी हमारी प्रियम्बल की मीनिंग तब मिलेगी जब हम हर एक चीज जो भी हमने लगाया उसकी मीनिंग और उसकी सारांश, उसकी उद्देश्य, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब बहुत कीलक परिणाम है वो पार्लियामेंट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करते हुए 1976 में सोवरिन सोशलिस्ट लगाया गया था। सोवरिन माने हमारा हिंदुस्तान एक है, यानी इंडिया एक है, हमारी पूरे संगठित से हम यूनाइटेड है। और जो सोशलिस्टिक की टर्म आई, अगर सोशलिस्टिक की रियल मीनिंग लाना है तो सभी को, सबको इक्वली देखो, क्योंकि ये आर्टिकल 14 से जुड़ा हुआ है, राइट टू इक्वालिटी से। ये इक्वालिटी का मतलब लाते हुए प्रियम्बल को देख के जो भी अगर इनकम टैक्स लिमिट आप लगाते हैं, ये इनकम टैक्स लिमिट क्रॉस हुए तो इनकम टैक्स लागू बनेगी, वो इनकम टैक्स लिमिट तक ऐसा आदमी को आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में उनको शेयर होल्डिंग दीजिए, तब हम बोल सकते हैं हिंदुस्तान में सही व्यवस्था चल रही है। हमारे आने वाले कभी भी मैनिफेस्टो में ये चीज हम लगाएंगे, जोड़ के दिखाएंगे। जो भी व्यक्ति कॉमन मैन के नीचे आता है उनको हम भागस्वाम बनाएंगे, उनको भी हम पैसा कैसा मिलना गवर्नमेंट अर्निंग में से, क्योंकि पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास जाना हमारा कॉन्सेप्ट है। और एक बहुत बड़ी समस्या रह गई, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। बाय द पीपुल भूल जाइए, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल ही हो रहा है। बाय द पीपुल आज तक कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक को रूल करने के लिए चांस नहीं दिया, पब्लिक को कम से कम समझाया ही नहीं डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स है, हम सिर्फ बोलने के हद तक ही है, हम कार्य रूप में हम शून्य है। वी आर जीरो इन इम्प्लीमेंटिंग अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स टेनेट्स। द बेसिक टेनेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन फेल्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द democratic and democratic meanings. That is why now Bharat National Party is assuring that politics are needed to every person. Every person of India should be involved with day-to-day politics. Because in order to bring the politics, unless they do not know the politics, they will be watching only the leaders, those who are going with their convoys and enjoying the life. हमारी मांग ये है कि जब तक एक कॉमन मैन को पॉलिटिक्स नहीं समझाया जाता, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता, स्टेट डेमोक्रेसी में उनको पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता, वो इंसान सिर्फ एक वीआईपी को लाल बत्ती या पीला बत्ती लगा के एस्कॉर्ट के साथ जाने वाला उसको देखते रह जाता, ये गली में ठहर जाता। नहीं, ऐसा सिस्टम हम नहीं लाएंगे। नव भारत नेशनल पार्टी ये मांग कहती है पॉलिटिक्स इनके पास आना जरूरी है। पॉलिटिक्स इनके पास आने के लिए हमने एक विचार बनाई। जिस दिन नव भारत नेशनल पार्टी का आविष्करण हुआ था, आजादी का दिन 2012 में, माने 15 अगस्त 2012 के दिन जब हम बाहर आए थे, जब हम पार्टी की स्थापना किए थे, हमने कहे थे कि ये जो इलेक्टेड एमएलएस
और एमपीस को काम क्या है, इनका काम क्या है, कहीं लिखा हुआ है इनको क्या काम करना, इनका ड्यूटी क्या है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन्हों कब क्या करना, असेंबली में बात करना या नहीं करना। हमने कई बार डिमांड की, मांग की, लोगों को लेटर लिखी, आखिर को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब को भी हमने लेटर लिखी। हमारे पास सारे प्रूफ्स है, ये कहते हुए कि ये जो चुनाए गए एमएलएस और एमपीस अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में फिर के काम करके हर सेशन का जो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वो सेशन में वो एरिया का प्रॉब्लम ले जाके समझाए, पब्लिक की पूरी मांग समझाए, तभी उस सरकार में जहां भी अगर स्टेट गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट हो, उस सरकार का वो मंत्री उसके ऊपर दृष्टि रख के प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मौका मिलता है। हम बोलने का ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एमएलएस एंड एमपीज इज एब्सेंट। हमारा मांग ये है, एवरी एमएलए एंड एमपी should be accountable for public, and they must be always with the public. Then only public democratic system will run, because public also will be with that elected person. That is the real true democracy, ruled by the public. Then only the definition of democracy will lie in India. हम बोलने का ये मतलब है कि ये एमएलए और एमपी उसका नियोजक में फिरते रहना, काम करते रहना, इनके लिए ऐसा कार्याचरण बनाना। हमने भी बनाया मुद्दा, हमने भी इसके ऊपर डिटेल में लिखा राष्ट्रपति जी को, परंतु राष्ट्रपति जी से हमारे को कोई जवाब तो नहीं मिली। हम तो राष्ट्रपति जी को सवाल नहीं कर सकते। हमने राष्ट्रपति जी को 6 दिसंबर 2013 को हमने लेटर लिखी राष्ट्रपति भवन को। तो उसके बाद हमने सभी रीजनल पार्टीज को लिखी, एमएलएस को लिखी, एमपीस को लिखी। हमने मांगी है उनसे आपके चुनाया गया नियोजक वर्ग से, आपके चुनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कभी भी ठहर के असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, किसी भी चीज पे अगर आप चर्चा किए क्या? नहीं किया। आज तक आप ले लीजिए 71 ईयर्स का इंडिपेंडेंस में और 68 ईयर्स का जो हमारी पार्लियामेंट में रिकॉर्ड्स देख लीजिए और सारे असेंबलीज के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। फर्ज करो 100 मेंबर्स है एक असेंबली में, उनमें से बात करें तो कम से कम ओनली 20 लोग बात करे होंगे। माने 80% लोग मुंह खोल के भी नहीं बात करे, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रॉब्लम ही नहीं समझाए। तो ये लोग क्या प्रजाप्रतिनिधि है? ये लोग प्रजाप्रतिनिधि नहीं रह सकते। इनको डिस्क्वालीफाई करके बाजू फेंक दो करके हमने मांग की थी। इसके लिए हमने एमएलए एंड एमपी अकाउंटेबिलिटी बिल लाना जरूरी है बोल के हमने मांग की। दिस इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज रिक्वायर्ड in order to run the India, otherwise there won't be a progress for India. This is our essential demand that we have to see, make an effort that every MLA who is elected, every MP who is elected, every bill which is being introduced in the assembly or parliament must be brought back to his constituency and मुद्दा लेके आगे चलेगी। हमारे आने वाले कभी भी मैनिफेस्टो में ये चीज हम लगाएंगे, जोड़ के दिखाएंगे। जो भी व्यक्ति कॉमन मैन के नीचे आता है उनको हम भागस्वाम बनाएंगे, उनको भी हम पैसा कैसा मिलना गवर्नमेंट अर्निंग में से, क्योंकि पब्लिक का पैसा पब्लिक के पास जाना हमारा कॉन्सेप्ट है। और एक बहुत बड़ी समस्या रह गई, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल। बाय द पीपुल भूल जाइए, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल ही हो रहा है।
बाय द पीपुल। आज तक कोई भी गवर्नमेंट पब्लिक को रूल करने के लिए चांस नहीं दिया, पब्लिक को कम से कम समझाया ही नहीं डेमोक्रेसी क्या चीज़ है। हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स है, हम सिर्फ बोलने के हद तक ही है, हम कार्य रूप में हम शून्य है। We are zero in implementing our own constitution in respect of preamble of the constitution and its tenets. The basic tenets of the constitution has been failed in implementation of the democratic and democratic meanings. That is why now Bharat National Party is assuring that politics are needed to every person. Every person of India should be involved with day-to-day politics, because in order to bring the politics, unless they do not know the politics, they will be watching only the leaders, those who are going with their convoys and enjoying the life. हमारी मांग ये है कि जब तक एक कॉमन मैन को पॉलिटिक्स नहीं समझाया जाता, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं किया जाता, स्टेट डेमोक्रेसी में उनको पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता, वो इंसान सिर्फ एक वीआईपी को लाल बत्ती या पीला बत्ती लगा के एस्कॉर्ट के साथ जाने वाला उसको देखते रह जाता, ये गली में ठहर जाता। नहीं, ऐसा सिस्टम हम नहीं लाएंगे। नव भारत नेशनल पार्टी ये मांग कहती है पॉलिटिक्स इनके पास आना जरूरी है। पॉलिटिक्स इनके पास आने के लिए हमने एक विचार बनाई। जिस दिन नव भारत नेशनल पार्टी का आविष्करण हुआ था, आजादी का दिन 2012 में, माने 15 अगस्त 2012 के दिन जब हम बाहर आए थे, जब हम पार्टी की स्थापना किए थे, हमने कहे थे कि ये जो इलेक्टेड एमएलएस और एमपीस को काम क्या है, इनका काम क्या है, कहीं लिखा हुआ है इनको क्या काम करना, इनका ड्यूटी क्या है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन्हों कब क्या करना, असेंबली में बात करना या नहीं करना। हमने कहीं बार डिमांड की, मांग की, लोगों को लेटर लिखी, आखिर को हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब को भी हमने लेटर लिखी। हमारे पास सारे प्रूफ्स है, ये कहते हुए कि ये जो चुनाए गए एमएलएस और एमपीस अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में फिर के काम करके हर सेशन का जो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, वो सेशन में वो एरिया का प्रॉब्लम ले जाके समझाए, पब्लिक की पूरी मांग समझाए, तभी उस सरकार में जहां भी अगर स्टेट गवर्नमेंट हो या पार्लियामेंट हो, उस सरकार का वो मंत्री उसके ऊपर दृष्टि रख के प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक मौका मिलता है। हम बोलने का ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एमएलएस एंड एमपीज इज एब्सेंट। हमारा मांग ये है एवरी एमएलए एंड एमपी should be accountable for public, and they must be always with the public. Then only public democratic system will run, because public also will be with that elected person. That is the real true democracy, ruled by the public. Then only the definition of democracy will lie in India. हम बोलने का ये मतलब है कि ये एमएलए और एमपी उसका नियोजक में फिरते रहना, काम करते रहना, इनके लिए ऐसा कार्याचरण बनाना। हमने भी बनाया मुद्दा, हमने भी इसके ऊपर डिटेल में लिखा राष्ट्रपति जी को, परंतु राष्ट्रपति जी से हमारे को कोई जवाब तो नहीं मिली। हम तो राष्ट्रपति जी को सवाल नहीं कर सकते। हमने राष्ट्रपति जी को 6 दिसंबर 2013 को हमने लेटर लिखी राष्ट्रपति भवन को। तो उसके बाद हमने सभी रीजनल पार्टीज को लिखी, एमएलएस को लिखी, एमपीज को लिखी। हमने मांगी है उनसे आपके चुनाया गया नियोजक वर्ग से, आपके चुनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप कभी भी
ठहर के असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, किसी भी चीज पे अगर आप चर्चा किए क्या? नहीं किया। आज तक आप ले लीजिए 71 ईयर्स का इंडिपेंडेंस में और 68 ईयर्स का जो हमारी पार्लियामेंट में रिकॉर्ड्स देख लीजिए और सारे असेंबलीज के रिकॉर्ड्स देख लीजिए। फर्ज करो 100 मेंबर्स है एक असेंबली में, उनमें से एक बात करें तो कम से कम ओनली 20 लोग बात करे होंगे। माने 80% लोग मुंह खोल के भी नहीं बात करे, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रॉब्लम ही नहीं समझाए। तो ये लोग क्या प्रजाप्रतिनिधि है? ये लोग प्रजाप्रतिनिधि नहीं रह सकते। इनको डिस्क्वालीफाई करके बाजू फेंक दो करके हमने मांग की थी। इसके लिए हमने एमएलए एंड एमपी अकाउंटेबिलिटी बिल लाना जरूरी है बोल के हमने मांग की। दिस इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज रिक्वायर्ड in order to run the India, otherwise there won't be a progress for India. This is our essential demand in order to show the transparency that every bill which is introduced in the assembly and parliament must be brought back to the constituency and take the consent of those voters who have not casted the vote in favor of that elected candidate who got 16%. Because this 84% may not be willing for that bill. मेरा बोलने का ये मतलब है 100% में 14% लोग अगर इनको जिताए, अगर 16% लोग इनको जिताए, जो भी कानून लाने वाले हैं असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो, वो बिल को वापस लाके एमएलए एमपी उसके नियोजक वर्ग में लाना है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में लाके जिन्होंने भी इनके खिलाफ वोट डाला है, यानी कि जिन्होंने भी इनको वोट नहीं डाला है, इनको 16% वोट गिर के जीता है, तो बाकी के 84% को भी मना लेना जरूरी है उनके सर पे। ये बिल को लगाना गलत बात है, क्योंकि ये चीज़ ले जाके पार्लियामेंट में या नहीं तो असेंबली में समझाना आज का तारीख में ज़रूरी है। जब भी इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। आज का तारीख में एक ही शब्द में कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान में गणतंत्र के दिवस के दिन में हमें ये विचार हो रहा है, हमें ये सोच में आ गए हम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए गए, जो बड़े लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसकी रक्षा के दायित्व के जो भी आ रहे लोग उसकी दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके लिए हमें सिस्टम को सुधारना है। अगर कुछ सिस्टम को हम सुधारना है तो थोड़े चीज़ हम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि एक छोटा सा चीज़ का हमारा पहला डिमांड ये है, एक एमपी रहता है, एमपी के नीचे कम से कम 4-5 एमएलए डिविजन्स रहते हैं। एमपी एक पार्टी से रहता है, एमएलए दूसरे पार्टी से रहते हैं, नहीं तो रीजनल पार्टी से रहते हैं। रीजनल पार्टी का मैनिफेस्टो अलग रहता, एमपी का मैनिफेस्टो अलग रहता। एमपी जाके पार्लियामेंट में रीजनल पार्टी का एमएलए का ओपिनियन नहीं लेते हुए जाके वहाँ वोटिंग करता है। एमएलए एमपी को कंसल्टेशन नहीं करते हुए यहाँ लोकल पार्टी का विप जो भी इधर जारी होती है वो विप के हिसाब से जाके असेंबली में वोटिंग करते हैं। इसका मतलब ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियंस in the elected members. So this conflict has to be ended. हमारी पहली मांग ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाना जरूरी है, MP and MLAs should have coordination in respect of Schedule 1 Act and Schedule 2 Act. Schedule 1 Act माने पार्लियामेंट में जो भी बिल बनता है, Schedule 2 बोले तो असेंबली में जो भी बिल बनते हैं, एमपीज और एमएलएस बैठ के उनके पब्लिक को समझा के उनका निर्णय लेकर के जाके दोनों जगह समझाना जरूरी है। ये हमारी पहली मांग है। हम नवभारत नेशनल पार्टी से ये अचीव करके बताएंगे। ये पहला मुद्दा है। और दूसरी मुद्दा ये है, हमारा दूसरा डिमांड ये है, कोई भी स्टेट में, हमारा 29 स्टेट्स ले लो या 7 यूनियन एंड टेरिटरीज में ले लो, पब्लिक पार्टिसिपेशन रहना जरूरी है। जनरल पब्लिक को अलाउ करना असेंबली में, और जो पॉलिटिकल रजिस्टर पार्टीज रहते हैं उनका भी निर्णय लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको भी उनका फॉलोअर्स रहते हैं, उनका भी अभिप्राय सेकरण करना बहुत जरूरी है। हमारी मांग ये है,
हम ये जरूर डिमांड करेंगे, हम ये लेकर के आएंगे डिमांड के साथ। इन द क्वेश्चन आवर ए कॉमन मैन ऑल्सो शुड बी गिवन ए चांस टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। ए कॉमन मैन ऑल्सो शुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट इन द क्वेश्चन आवर। आप उसके लिए अपन प्रोसीजर बना सकते हैं, कॉमन मैन का लिस्ट बना सकते हैं, क्वेश्चनर मंगा सकते हैं, क्वेश्चन स्पीकर जी ने डिसाइड करके वो कॉमन मैन को भी विजिटर्स रूम्स में से लेके गवर्नमेंट को सवाल करने का अधिकार कॉमन मैन को है। परंतु आज का तारीख में कॉमन मैन बाहर ही रह जाता, उसको अंदर भी आने नहीं देते। इसीलिए कॉमन मैन को भी एंट्री मिलना चाहिए असेंबली में और पार्लियामेंट में, और हर एक रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टी को एक रिप्रेजेंटेटिव को, आप इलेक्ट हुए या इलेक्ट नहीं हुए, उनकी रिप्रेजेंटेशन भी रहना जरूरी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में, राइट टू इक्वालिटी में हर एक इंसान की ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमारी तीसरी डिमांड है कि जो भी मुद्दा आप सामने लेके आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करो, रेफरेंडम सिस्टम को लेके आओ। और उसके बाद है हमारा ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, सयोध्या बराबर नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जब मैनिफेस्टो बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट जब स्कीम बनाती है, इलेक्शन कमीशन को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मैनिफेस्टो भिजाती है। मैनिफेस्टो भिजाने के बाद चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। थोड़े लोग मैनिफेस्टो कंप्लीट करते हैं, थोड़े मैनिफेस्टो कंप्लीट नहीं करते। पब्लिक के सामने आप जाके सवाल पूछिए, बोलेंगे वही वोट डालने के जब हमारे पॉइंट पे मुंडी डालते, कुछ भी काम करते हैं, परंतु बाद में दिखता ही नहीं, 5 साल के बाद आके दिखते। ये तरीका खत्म हो जाना चाहिए। हमारी मांग आज का तारीख में यह है कि एमएलए एंड अकाउंटेबिलिटी बिल में जो भी आए आपके सामने काम करता हूँ, काम करते हुए आपके साथ रहता हूँ। 3 महीने को एक बार जाके, जब भी सेशन रहता वहाँ जाके आपका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ बोल के लिख के दिए तो ही ये एमएलए एंड एमपी अकाउंटेबिलिटी बिल आए तो ही हमारे देश सुधरेगी, नहीं तो नहीं सुधरेगी। हमारा ये मांग है आज का तारीख में पार्लियामेंट में, यानी कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आज गणतंत्र दिवस है, ये हमारे जो रिपब्लिक डे के दिन हमारा मांग है नवभारत नेशनल पार्टी की तरफ से, पब्लिक के चीज़ को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। क्योंकि हमारे को जो भी रूल करने आते हैं वन साइडेड डिसीजन लेते हैं, हमारे को पसंद नहीं है सो डिसीजन लेते हैं। हम उसके लिए सफ़र होना ज़रूरी है। हम आज 3 महीने से परेशान है। हम बीजेपी को ब्लेम नहीं कर रहे, मोदी को ब्लेम नहीं कर रहे। उनके निर्णय वो इतने गिरे हुए निर्णय है, कम से कम उसके परिणाम भी सोच नहीं पा रहे लोग। मिस्टर मोदी हैज डिमोनेटाइज्ड ₹500,000 on 8th November 2016. Till date, the economy is collapsing, it is going down, it is deteriorating. हमने ऑलरेडी एक वीडियो रिलीज की, शॉक टू इंडिया, उसके अंदर बताया हमने कैसा हमारी पतन हो जाएगी। क्योंकि मोदी किससे डिस्कस किए, किससे डिस्कस नहीं किए, समझाया भी नहीं, कम से कम किसी से पूछा नहीं, कैबिनेट में भी डिस्कशन हुआ नहीं हुआ, बाहर भी नहीं बताया, उसका परिणाम भी नहीं बताया। उनके मर्जी में वैसे नोटबंदी कर दी। नोटबंदी करने के बाद कम से कम उसके प्लेस में नोट नहीं लाई। आप देखिए, आप 3 महीने से आप विटनेस करें, आज के तारीख में भी विटनेस कर रहे, और 3 महीने के बाद देखिए, 6 महीने के बाद देखिए, हमारे को एसेंशियल गुड्स भी मिलना मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे निर्णय लेके, ऐसे फालतू काम करके, ऐसा ही हमारा जीवन को उतार देके, ये राजकीय ऐसे पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग आज का तारीख में इनको ज्यादा है, इनकी मेजॉरिटी ज्यादा है पार्लियामेंट में करके, जो भी निर्णय ले रहे हम उसको उठाना पड़ रहा है। नहीं, दिस शुड नॉट कंटिन्यू। आई एम डिमांडिंग टुडेज डेट दैट व्हाट ऑल आई हैव एक्सप्लेन्ड टुडेज स्पीच, the constitution has to be changed. The constitution has to be made for the public, by the public, to the public. Unless we don't make the amendment to the constitution that public participation is not there, public participation is not there in a major decisions, and the private participation of the parties is also not there. Those who are not elected, there won't be proper consensus at all in India. इंडिया डेवलप होने के लिए मोदी जी जरा आंख खोल के देखिए,
वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर ए डेवलपिंग कंट्री, हम अभिवृद्धि में जा रहे हैं। आप तो थप्पड़ ऐसा मारा है, पीठ को तोड़ डाला आपने। ये चीज के परिणाम बोलने के लिए ये सारे मुद्दे सामने लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स में ले लीजिए, एमएलएस असेंबली में बैठ के पोर्न वीडियोस देख रहे, वो भी रंगे हाथ पकड़ा गए। ये है इनकी बुरी हालत। एमपीस को देखिए, स्कैम्स में पकड़ा जा रहे। अरे हम शर्म से मर जाना, ऐसे लोगों को हम चुन रहे हैं इन लोगों को। उसीलिए एमएलए एंड एमपी अकाउंटेबिलिटी बिल लाना जरूरी है। और इंडिया में जो भी डिसीजन, बड़ा निर्णय लेते, डिसीजन लेते, उसके लिए रेफरेंडम लाना जरूरी है। सभी का, सभी व्यक्तियों का, सभी वोटरों का सम्मति लेके ही निर्णय लेना जरूरी है, नहीं तो हमारे को कुचल के फेंक देंगे ये लोग। मेरी विनती है मेरे भारत देशवासियों को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था, जबकि हमारे नेता लोग ने समझा भारत देश के भावी, भारत भविष्य, पॉलिटिशियंस भी अच्छे रहेंगे करके उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। परंतु आज का तारीख में हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सिर्फ बदनामी हो रही है, और उसको जितना भी इसको फायदा उठाना लोग उठा रहे। आज का तारीख में ये कानूनी, ये लागुआ जो भी हमने समझाए लाना जरूरी है। ये जब तक नहीं लाएंगे तो हमारी हिंदुस्तान नहीं सुधरेगी, हमारी भारत देश नहीं सुधरेगी, हमारे इंडिया में तरक्की नहीं आएगी। हमारे यूथ में आज का तारीख में कॉन्फिडेंस मर गया। ये कॉन्फिडेंस फिर से फायदा करना है। 4 दिन के लिए आता एक पॉलिटिशियन चले जाता, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था हम बनाते वो सदा रह जाना चाहिए। यही आवाज के साथ, यही प्रमाण के साथ, यही लक्ष्य के साथ, यही राइट टू हेल्थ के साथ, यही मुद्दों से आपके सामने, आपके साथ, आपके पास, आपके लिए सदा आपके सेवा में नव भारत नेशनल पार्टी प्रस्तुत रहेगी। हमें भी आशीर्वाद दीजिए। आने वाले दिनों में हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी समझाएंगे, पब्लिक में आएंगे, क्योंकि नए नए चीज जब तक हम समझाए नहीं जाते, और पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक को पॉलिटिक्स जब तक नहीं सिखाएंगे, हमारे में सुधार नहीं आएगी। हमारे को सिर्फ कुचल जाएंगे लोग। यही प्रार्थना से आज का तारीख में आपको हमारे तरफ से, अगर हम कुछ आपसे गलत कहा तो माफ करते हुए मैं आपसे विनती करता हूं, ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। नव भारत नेशनल पार्टी की तरफ से हम आपको प्रणाम करते हैं। नमस्कार।